पहली चीज आप लोग अपनी कॉपी में डेफिनेशन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने दो शब्द लिखा है, एक भैया लासा लिखा हूं, वर्बल बात की जाती है, और एक मासा लिखा हूं। डेफिनेशन देख लीजिएगा, लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में अगर हम इसको कह दें, इसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। ये देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ संख्या समूह दी जाए, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स आपको दिए गए, ए है, बी है, सी है एंड सो ऑन। चलिए 2-3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, मेरे से कहा जाएगा गेट द फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। सभी दी गई संख्याओं का आप लासा निकालो। तो हम कहेंगे लासा वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ, ध्यान दीजिएगा, इट्स अ कॉमन नंबर, वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। जो दी गई सभी संख्याओं, जो यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके, ऐसी दुनिया में कहीं एक सबसे छोटी संख्या लाके आप मुझे दे दो, वही एलसीएम है। अभी एग्जैक्टली मैं एग्जांपल देके स्पष्ट कर दूंगा। मैंने कहा कि भैया हम आपको कुछ नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर का लासा मेरे को बता दो। तो आप कैसे कहोगे? कहोगे सर दुनिया में ऐसा कोई सबसे छोटा नंबर जो कॉमन हो, कॉमन इसलिए क्योंकि नंबर एक से ज़्यादा है जिनका लासा निकालना है, उन सभी से कॉमन रूप से, उभयनिष्ठ रूप से पूर्णतः विभाजित हो सके, वह सबसे छोटी संख्या ही एलसीएम कहलाती है। ऐसा नहीं केवल एक ही संख्या विभाजित होती है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकेंगी, लेकिन उन सभी में सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या ही आपका एलसीएम कहलाती है। तो यहाँ पर दो शब्द क्लियर करिएगा, एक तो उभयनिष्ठ, दूसरा दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित नहीं करती है। विभाजित होना और विभाजित करने में फर्क होता है, दिमाग में रखिएगा। दूसरा शब्द आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को शॉर्ट में जीसीडी भी बोला जाता है, जीसीडी बोला जाता है। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें, इट्स कॉल्ड महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल जब लूंगा एकदम कनेक्ट कर जाएगा। वह सबसे बड़ी, यहाँ पर भी शब्द है उभयनिष्ठ संख्या, वह सबसे बड़ी, उन संख्याओं में जो आपको एबीसी मैंने लिखा है, उन संख्याओं के लिए वह सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। जो विभाजित करे वो मासा है, जो विभाजित हो वो लासा है। जो विभाजित हो उसमें मिनिमम हो, जो विभाजित करे वह मैक्सिमम हो। यही दोनों की डिफिनीशन है। करेक्ट हो गई बातें? अगर मैं इस परिभाषा को थोड़ा समझाऊं तो आप ऐसे थोड़ा समझिएगा तो क्लियर होगा, क्योंकि इसमें देखो 2-3 बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं। जैसे आप अगर जब कभी भी इन दोनों शब्दों को थोड़ा पढ़िएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब होता है, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं, सबसे छोटा ना, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, क्या होता है? उभयनिष्ठ। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। इस बात को एकदम क्लियर करिए, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। यहां पर चले आते, देखिए सबसे छोटा, उभयनिष्ठ, गुणज। जैसे इधर चले आइए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब क्या होता है भाई? सबसे बड़ा। कॉमन मतलब आपको पता है कि उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब होता है भैया गुणनखंड, गुणनखंड। अब मैं अगर आपको 1-2 नंबर लिख कर दे रहा हूं, सपोज करिए मैंने एक नंबर दिया 30, मैंने एक नंबर दिया 40, करेक्ट है? 2 नंबर हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस 30 और 40 के 2 काम करिए। एक तो सबसे पहले इसके मल्टीपल की तरफ जाइए। मैं अभी मल्टीपल और फैक्टर एक्सप्लेन करता हूं। मल्टीपल मतलब जिसे आप गुणज कहते हैं, अर्थात हमारी, जैसे हम कह दें कि दी गई संख्या अगर आप एक नंबर में दे दूं और मैं कहूं इसका भाई गुणज बताओ, गुणज मतलब वह संख्या जो उसके पहाड़े में आए। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 30 और दूसरी नंबर है आपके पास 40, मैंने कहा कि इनके गुणज अर्थात इनके पहाड़े पढ़ना शुरू करिए। 30 का पहाड़ा करा तो 60 हुआ, 90 हुआ, 120 हुआ, 120 हुआ, 150 हुआ, ऐसे बढ़ते चले जाइए। 40 का पहाड़ा करिए तो 40 दूना 120 हुआ, 40 दूना 80 हुआ, ध्यान दीजिएगा, 40 दूना 80 हुआ, 40 तिया 120 हुआ, 40 चौके 160 हुआ, बढ़ते चले जाइए। हमने दोनों के गुणज डिफाइन किए, मतलब हमने दोनों के मल्टीपल्स डिफाइन किए। उसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, अर्थात दोनों के पहाड़े में आए, वो क्या था बताइए? 120।
120 इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए हम लोग 120 को यहां पर क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। करेक्ट है, 120 को एलसीएम बोलेंगे जो दोनों में कनेक्टेड है। अब आगे देखिए, ऐसा नहीं केवल 120 ही वह संख्या होगी जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं। ऐसे अब अगर 120 का पहाड़ा करिए तो अगला नंबर क्या होगा पता है, 240 होगा, 360 होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन कट रहा है, 120 कट रहा है, इसलिए 120 यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब बात आती है मासा की, एचसीएफ की, तो इसके लिए हमें इनके फैक्टर की तरफ ध्यान देना होता है। इनके फैक्टर की तरफ ध्यान देना होता है। फैक्टर मतलब वह संख्या है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। सबसे पहले 1 जाएगा 30 बार, 2 जाएगा 15 बार, 3 जाएगा 10 बार, ठीक है, 3 जाएगा 10 बार, 5 जाएगा 6 बार। इनके सारे फैक्टर्स हो गए। अब इसके फैक्टर्स की तरफ चलिए। 1 जाएगा 40 बार, 2 जाएगा 20 बार, 4 जाएगा 10 बार, 5 जाएगा 8 बार। तो हम लोग इधर से देखना शुरू करें, जैसे इधर हम लोग इधर से देखना शुरू कर रहे थे, वैसे हम लोग इधर से देखना शुरू करें। सबसे पहले देखिए कौन नंबर है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों को परफेक्टली और प्रॉपर डिवाइड कर सकेगी, वह संख्या 10 है। हालांकि ऐसा नहीं है, 5 भी देखिए दोनों को डिवाइड कर सकती है, लेकिन आप मेरे को 5 बताओगे तो हम गलत काट देंगे। सही उत्तर यहाँ पर मासा के तौर पर बताइए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अब 10 पूर्णतः विभाजित करती है, 120 पूर्णतः विभाजित होती है प्रत्येक से, इसलिए 120 एलसीएम हो जाती है और 10 आपकी क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करिए, इस कनेक्टिविटी को एकदम दिमाग में फाइनली डन करिए। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो गई बातें ना। चलिए अब थोड़ा सा हमें इस चीज को समझना है, अगर लासा मासा, तो हमें कुछ बातें एकदम क्लियर करनी है। क्या क्लियर करनी है, एक तो अपने को जानना है कि मल्टीपल क्या होता है, दूसरा अपने को जानना है फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हमें कभी कभी एग्जाम में इन मल्टीपल और फैक्टर, क्योंकि हम अगर लासा पढ़ रहे हैं तो मेरे को मल्टीपल की आवश्यकता है, अगर हम मासा पढ़ रहे हैं तो मुझे फैक्टर की जरूरत है। तो जब तक हम मल्टीपल और फैक्टर पर थोड़ी अपनी पकड़ ना बना लें तब तक हमारे लिए लासा मासा उतना इफेक्टिवली अच्छा नहीं होता है। इसलिए अगर आप लोग समझो तो एलसीएम और एलसीएफ से पहले आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए मल्टीपल एंड फैक्टर, अर्थात फैक्टर एंड मल्टीपल जो भी आप कहिए, गुणनखंड और गुणज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लो कि क्या होता है गुणज, क्या होता है गुणनखंड। इसके लिए भैया कुछ ना करो, एक नंबर ले लो। जैसे हमने कोई एक संख्या ले लिया, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले लिया, सपोज करिए हमने 15 ले लिया, करेक्ट है, या हमने और कोई नंबर सपोज करिए, आप जो मर्जी एक सोच लो कि चलिए 12 ले लिया मैंने, एक संख्या मेरे पास है 12। मैं आपसे कहूं कि 12 के मल्टीपल बताओ, तो आप कुछ ना करो, मल्टीपल मतलब गुणज, मल्टीपल मतलब क्या होगा, गुणज होगा। जो मल्टीपल आपका बेसिकली आप अंग्रेजी में उसी को मल्टीपल कह रहे हैं, हिंदी में आप लोग उसको गुणज कह रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। इसे अपवर्त भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपवर्त भी बोलते हैं। 12 का पहाड़ा करिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 एंड सो ऑन। ये नंबर्स जो हैं पढ़ते चले जाइए, इस सारे के सारे नंबर सब के सब उस 12 के क्या है, गुणज है, सब के सब 12 के गुणज हैं। अब दूसरी तरफ जो 12 से कट जाए वो तो गुणज हुआ, जो 12 को काट दे वो आपका गुणनखंड हुआ। आइए थोड़ा सा गुणनखंडों की तरफ चलें। सबसे पहले कौन है, 1। किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड 1 होता है जो उस दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर संख्या का अपना एक गुणज, पहला गुणनखंड 1 होता है। कितनी बार गया बताइए, देखिए अगर इधर सोचें तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 ऐसे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा इधर सोचिए तो 1 गया है 12 बार, 1 गया है 12 बार, 2 जाएगा कितनी बार, 6 बार, 2 गया 6 बार, 3 गया है 4 बार। ये लोग उसके फैक्टर कहलाए, ये लोग क्या है देखिए, फैक्टर है। ये सब के सब इसके फैक्टर है, अर्थात ये सब के सब इसके गुणनखंड है। इसको दिमाग में रखिए, आप लोग समझिए बातों को, ठीक है, इसको समझिए। मतलब आपको अगर थोड़ा सा फैक्टर और मल्टीपल को डिफाइन करना है तो कुछ बातें इनसे रिलेटेड जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रश्नों, भाई हम एलसीएम एचसीएफ तो पढ़े हैं और पता चला एलसीएम एचसीएफ के अलावा थोड़ा उनसे रिलेटेड इन शब्दों के बारे में प्रश्न बनकर आ गया थ्योरेटिकली ना, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पर थोड़ा सा अपना अटेंशन बनाइए, इनको थोड़ा सा जानिए, पहचानिए। जब तक इनको हम जानेंगे पहचानेंगे नहीं तब तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होने वाला है लासा मासा, ठीक है, गुणनखंड। और हम अभी केवल पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं,
इसलिए हम उतना डिटेल नहीं ले जा रहे, नहीं तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल करना होता है और बहुत बातें ऐसी होती जो मुझे इसके अंतर्गत बताना होता है। दूसरा देखिए शब्द क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल जिसको आप लोग क्या कहेंगे, गुणज। दो बातें हैं, आप इसको कनेक्ट करिए। अब एक कोई भी संख्या ले लीजिए, यन है, अब इस यन के आगे चलें, उसके पहाड़े में जाए तो सब के सब मल्टीपल हैं, यन जिसके पहाड़े में आए वो सब के सब गुणज है, गुणनखंड है। थोड़ा इनसे रिलेटेड कुछ बातें आप समझ लीजिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो गुणनखंड होता है दी गई संख्या को विभाजित करता है। ध्यान समझिएगा, ये क्या करता है, संख्या को विभाजित करता है, संख्या को विभाजित करता है। अभी मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा तो आप लोग पहले इसलिए पढ़ लीजिए अभी से। करता है, क्या करता है भाई, जो गुणनखंड होता है दी गई संख्या को विभाजित करता है। जैसे अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, यानी की जगह पर अभी मैंने जैसे 12 लिया था तो 12 ले लीजिए, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन आए थे, सबसे पहले देखो 1 आया था, फिर आपने देखा 2 हुआ था, फिर आपका 6 हुआ था, 3 हुआ था, 4 हुआ था। जितने नंबर्स थे सारे के सारे वो सब के सब 12 को विभाजित कर रहे थे कि नहीं, यस कर रहे थे। लेकिन ए क्या है, ए क्या करता है, ए दी गई संख्या से विभाजित होता है, ये संख्या से विभाजित होता है, संख्या से विभाजित होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, वो संख्या को विभाजित करता है, इस संख्या से विभाजित होता है। तो आप इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 24, 48, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ये सब संख्या से विभाजित होते हैं, वो सब संख्या को विभाजित करते हैं। इन दो बातों को क्लियर करिए। दूसरा पॉइंट समझिएगा, गुणनखंड किसी भी संख्या के गिने जा सकते हैं, दे आर काउंटिंग ऑलवेज, इन्हें गिना जा सकता है। क्या होता है, गिना जा सकता है। बोलिए सही कह रहा हूं कि नहीं। अगर मैं आपसे कभी पूछूं क्या किसी संख्या के गुणनखंडों को आप गिन सकते हैं, बोले यस सर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर। और आपके यहाँ टॉपिक भी होता है नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर की संख्या, कुल कितने गुणनखंड हैं, कितने सम हैं, ये टॉपिक फैक्टर में आता है, इसीलिए वो चैप्टर बन गया, क्योंकि गुणनखंडों को गिना जा सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहां कह सकते हैं जो गुणज होते हैं इन्हें गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, मतलब ये अनगिनत होते हैं, अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं, अनगिनत होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये लोग अनगिनत होते हैं, समझ रहे हैं, मतलब इसे गिन सकते हैं बट ये अनगिनत होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा आप सभी लोग, तीसरा समझिएगा, सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड बराबर 1। किसी भी संख्या का, चाहे जो नंबर आप उठा लीजिएगा, सभी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कौन होता है, 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। यहां पर देखिएगा तीसरा पॉइंट इसमें, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज वह संख्या ही होती है, ठीक है, वह संख्या ही होती है। जो संख्या के गुणज की बात कर रहे हैं, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, वह खुद की सबसे छोटी गुणज होती है, उसके बाद सब बढ़ते चले जाते हैं। और यहां पे सबसे छोटा गुणनखंड कौन होता है, 1, फिर बाकी सब बढ़ते चले जाते हैं। चौथा, सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है, संख्या स्वयं होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा गुणनखंड अगर सोचा जाए किसी संख्या का तो संख्या खुद से कटती है। जैसे कहा नहीं जाता भाज्य संख्याओं के बारे में, संख्या 1 से कटती है और खुद से कटती है। 1 मतलब सबसे छोटी संख्या जिससे कटती है, और खुद से मतलब सबसे बड़ी संख्या जो उसको काट सकती है। सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। जबकि अगर इधर चले आए तो सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणज निर्धारित नहीं हो सकता, निर्धारित नहीं होता है, ठीक है, नहीं बता सकते आप क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हम सबसे अंत में पहुंच ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा गुणज आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि काउंटेबल नहीं है, आप अंत तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए सबसे बड़ा नहीं बता सकते। एक बात दिमाग में और बहुत बेहतरीन समझ लीजिएगा आप सभी लोग यहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या कि जो संख्या होती है, संख्या स्वयं गुणनखंड तथा गुणज दोनों होती है, गुणज दोनों होती है। अभी मैं 2 डिस्कशन आपसे करता हूं, उसको आप लोग समझो। मैंने कहा जो संख्या होती है, जैसे 12 है
तो 12 खुद के लिए गुणज भी है और गुणनखंड भी है। इट्स मल्टीपल एंड फैक्टर बोथ। जैसे कोई संख्या जो होती खुद के लिए मल्टीपल भी है एंड खुद के लिए फैक्टर भी है। इस बात को दिमाग में रखिए। एक बात मुझे आप लोग क्लियर बताओ, जब हम किसी संख्या को, ध्यान समझिएगा, जब किसी संख्या के हम गुणनखंडों की बात करेंगे तो गुणनखंड जो होते हैं उस संख्या से छोटे होते हैं या संख्या के बराबर होते हैं, कभी भी संख्या से बड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हम जैसे कोई नंबर उठाएं, जैसे सपोज करिए 12 के जब आप गुणनखंड बनाओगे, 1 बना, 2 से 6 बना, 3 से 4 बना, जितने गुणनखंड बने हैं उस संख्या के बराबर या संख्या से छोटे होंगे। संख्या से क्या होंगे? छोटे होंगे। हमेशा कभी भी संख्या से बड़े नहीं हो सकते हैं। जो गुणनखंड होते हैं दी गई संख्या के बराबर होंगे या संख्या से छोटे होंगे, कभी संख्या से बड़े नहीं होते हैं। जबकि जब मैं गुणज बनाता हूं 24, 36, 48, जितने भी आप गुणज बनाते हैं, इस सारे के सारे गुणज अगर सोचो तो संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं। संख्या से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, कभी भी संख्या से छोटे नहीं होते हैं। गुणज मतलब मल्टीपल नेवर बी द स्मॉलर देन नंबर। संख्या से कभी छोटा नहीं होता गुणज। और फैक्टर जो होता है वो कभी संख्या से बड़ा नहीं होता है। इन दो बातों को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ये आप लोग थोड़ा सा बताओ मुझे, अगर अभी तक की बातें आपको समझ में आई है तो अभी तक की बातों को लेकर के पहले कुछ प्रश्न हो जाए। बोलो तैयार हो? फिर उसके बाद फिर हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। पहले यहां तक आप लोग कुछ कंफर्म कर लो, जो थ्योरेटिकली अगर दिमाग में चीजें जा रही हैं तो बोलो यहां तक अगर कंफर्म है तो कुछ प्रश्न इस पर कर लिया जाए। उसके बाद फिर डिस्कशंस पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें आप लोग को करते हैं। चलिए बताइए, तैयार हो आप सभी लोग? यस, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, एकदम कंफर्म करिएगा, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें बताता हूं। जैसे देखिए पहला नंबर है, थोड़ा सा कनेक्ट करिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है क्या होता है बताइए? किसी भी संख्या मान लो हमने 6 लिखा, गुणनखंड बनाओ 1 से 6 बार, 2 से 3 बार, ये सब के सब क्या है? गुणनखंड हमने बना दिया। इसने कहा किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है संख्या से छोटा या बराबर होता है, केवल संख्या से बड़ा होता है, संख्या से बड़ा या बराबर होता है, केवल संख्या से छोटा होता है। कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसमें। गुणनखंड कभी भी संख्या से बड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, संख्या से बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता है, और छोटा ही केवल कहिए, क्या छोटा ही होता है? नहीं भाई, संख्या भी तो गुणनखंड होती है। तो हम लिख सकते हैं या संख्या से छोटा या संख्या के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सॉल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है कि संख्या का गुणनखंड संख्या से छोटा होता है या बराबर होता है, इट्स द राइट सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल होगा। बोलो सही कह रहा हूं ना? यस, आप सभी लोग कंफर्म करते चलो जिससे कि क्लियर होता जाए। चलो दूसरा देखिए, किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, गुणज मतलब मल्टीपल, गुणज मतलब क्या हुआ? मल्टीपल। देखो लिखा होगा अंग्रेजी में मल्टीपल। अगर हमने कहा 6 है, 6 का मल्टीपल पढ़िए, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इसी तरह से बढ़ता चला गया। 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। इस सब के सब क्या है? गुणज हैं। केवल संख्या से बड़े होते, केवल बड़े होते हैं? नहीं भाई, केवल बड़े तो नहीं होते हैं। संख्या से बड़ा या बराबर होते हैं? हाँ, संख्या से बड़ा या बराबर होते हैं। जब बात हम गुणजों की करते हैं, जो गुणज होते हैं संख्या से बड़े तो होते हैं लेकिन वह संख्या भी गुणज होती है, इसलिए यह बराबर भी होती है और बड़ी भी होती है। तो अगर केवल कह दें बड़ी होती है तो गलत बात है। हाँ, बराबर या बड़ी होती है तो इसको हम सही मान सकते हैं। केवल संख्या से छोटा, तो छोटे की तो उम्मीद मत करो, छोटे बराबर की बात ना करो। इसके लिए अगर मुझे उत्तर देना है तो मैं बी ऑप्शन को लगा के दूंगा। एकदम सही उत्तर आपके सामने बी ऑप्शन है। जो लोग बता रहे एकदम परफेक्टली राइट सोल्यूशन दे रहे हैं। बढ़िया लगा रहा रिस्पॉन्स आपका, ठीक है। इस तरह के नंबर से आप कनेक्ट करो तो एकदम सही समझ में आएगी चीजें। अगला देखिएगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है बताइए? किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होता है। किसी भी संख्या का, बोले सही बताएं, कंफर्म करिए। गिना जा सकता है, अनगिनत होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मुझे क्लियर करिए। पहली चीज, एक काउंटिंग लिखा है। हमेशा याद रखिएगा कोई भी संख्या है उसके 2 गुणनखंड फिक्स हैं। कौन कौन? 1 फिक्स है और वह संख्या खुद ही फिक्स है। किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 फिक्स हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वह संख्या खुद ही।
गिना जा सकता है, ये एकदम स्पष्ट है। जैसे बी ऑप्शन अगर आप इसमें लगाओ, यस बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन। अनगिनत तो होगा नहीं, ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां पर रहेगा उत्तर बताएं, गिना जा सकता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड गिना जा सकता है, काउंटिंग होता है, काउंट करा जा सकता है, काउंटेबल होता है। आप सभी लोग इसका बी ऑप्शन लगाओगे, इस प्रश्न को अगर कहीं पाते हैं जरूर मिलेगा आपको ऐसा पैटर्न, ठीक है। तो राइट सॉल्यूशन आपने कहा बी ऑप्शन हो गया। किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो पहाड़े में आता है, क्या होता है, एक होता है मल्टीपल, गिना जा सकता है, अनगिनत होता। एक होने का मतलब काउंटिंग में एक की बात नहीं कि एक होना, एक तो होता नहीं है, गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, अनगिनत होते। हाँ अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमेशा जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, वो हमेशा अनगिनत अर्थात इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ज्ञात कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दे आर अनकाउंटेबल इन ऑल टर्म्स। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन लगाइए, अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। आप सभी लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कंफर्म। अभी मैंने लासा मासा की भी डिफिनीशन आपको पढ़ाई है, थोड़ा सा लासा मासा को लेकर के कुछ और बातें आप समझ लीजिए, तब मैं कुछ प्रश्न और आपको देता हूं। ध्यान से समझिएगा, कुछ बातें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप दो शब्द पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, अभी हमने क्वेश्चन करना शुरू नहीं कराया है, याद रखिए इस बात को। लासा और मासा, क्या इस बारे में आप में से किसी को भी पहली बार सुनाई पड़ रहा है शब्द? सबको पता है लासा होता है, मासा होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द मैथमेटिक्स, बहुत ही जरूरी है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसान बना देता है, इसको आप जानते हो। लासा मासा करते किसका है? कुछ संख्याओं का करते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके साथ। ध्यान सुनिएगा, लासा मासा को करना है तो कुछ संख्याएं मैंने दे दिया कि भैया इनका लासा निकालो और मासा। स्कूल में हम लोग गुणनखंड विधि, भाग विधि बहुत करे हैं, सब चीजें लासा मासा करे हैं ना, यस। मैं आपको बता दूं कि मुझे अगर दी गई संख्याओं का कोई कहेगा तुम इनका लासा निकाल के बताओ, मैंने कहा निकाल दूंगा, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है, चाहे जो संख्या आप मेरे को दे दो मैं लासा निकाल दूंगा, यस। लासा क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन आप याद इस बात को रखो, एक कहने की बात होती कि वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। रियली में अगर आपको लासा करना है, उसका उल्टा मैं बता रहा हूं, सुनते जाइएगा, उसका उल्टा यह है कि लासा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी होती है, किसी से छोटी नहीं हो सकती है। मैं लासा को कहूंगा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है, उससे भी बड़ी संख्या होती है, कभी भी संख्या होती है, कभी भी या किसी संख्या से छोटी नहीं होती है। लासा को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं एक वर्ड यहां लिखूंगा, दी गई संख्याओं में, दी गई, अभी मैं एग्जांपल भी करके दिखा रहा हूं आपको, दी गई संख्याओं में से किसी भी संख्या से लासा छोटी नहीं होती है, ठीक है, छोटी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, लासा जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है, वह किसी भी दी गई संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। लासा कभी किसी संख्या से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि यह विभाजित होती है, और जो विभाजित होता है वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। जब हमारे पास कुछ रहेगा तभी तो हम बटेंगे, तो यह विभाजित होता है, इसलिए किसी से छोटा नहीं होता है। अब दूसरा शब्द आया मासा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सब लोग। मासा, एचसीएफ के लिए कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप वर्तक, वह संख्या जो सबसे बड़ी हो और प्रत्येक को पूर्णतः काट दे या विभाजित करती है, विभाजित होती नहीं है। हम लोग अगर मासा कभी डिफाइन करेंगे तो कहेंगे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है। लीजिए हम विरोध की बात कर रहे हैं, उससे भी छोटी होती है, मतलब मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं यह दी गई संख्याओं में किसी से बड़ी नहीं हो सकती है। लासा किसी से छोटी नहीं हो सकती है तो मासा किसी से बड़ी नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मासा किसी भी संख्या से बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, बड़ी संख्या नहीं हो सकती है।
याद रखिएगा इस बात को, मैं इसको एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं, क्लियर होगा। मैं दो बातें आपको बताया हूं, अगर मुझे कोई एक समूह संख्याओं का दे दो और मुझसे कह दो कि लासा कर दो, क्या कर दो, लासा, एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं में किसी से छोटा नहीं होता है, और एचसीएफ निकालने को कहा जाए तो दी गई संख्याओं में कभी किसी से बड़ा नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रखिए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिए, सपोज करो 12, मैंने लिया 18, मैंने लिया 24, ये हमने 3 नंबर लिए। मैंने कहा भैया इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, इनका एलसीएम बोलो क्या होगा। चलो आप लोग बहुत टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, तुरंत बता दीजिए इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर मुझे सबसे छोटी संख्या पता करनी है जो दी गई संख्याओं में सबसे विभाजित हो जाए, तो मैं छोटे के पास नहीं जाऊंगा, मैं बड़े के पास जाऊंगा। अगर मुझे लासा पता करना है तो मैं सबसे बड़े के पास जाऊंगा, 24 के पास। 24 से पूछूंगा क्या 18 से कट सकते हो, कहेगा ना। क्या 12 से कट सकते हो, हाँ, तो 12 का रोल खत्म हो गया। 6 2 3 18, 24 3 72 कर दें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो 72। मैंने कहा था लासा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है, किसी भी संख्या से छोटी नहीं होती है। 72वां संख्या थी जो कि 24 से कटेगी, वह 12 से कट ही जाएगी और 18 से भी यह कट जाएगी, तो 72 यहां पर एलसीएम है। दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो गई है और दी गई सभी संख्याओं में किसी से छोटी नहीं है। लासा अब 24 से छोटा तो जीवन में नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अब मैंने आपसे कहा भैया इनका मासा ज्ञात करो, क्या मासा, एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ करना जब हुआ, भले ही कहा जाता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं जाऊंगा सबसे छोटे के पास। मैं किसके पास जाऊंगा, सबसे छोटे के पास। मैं 12 से पूछूंगा क्या सबको काट सकते हो, इसको तो नहीं, 12 24 को तो काट देगा लेकिन 18 को नहीं काट पाएगा। तो 12 को कौन काटता है, 6 18 को भी काट दिया, 24 को काट दिया, इसलिए मासा क्या हो गया, 6 हो गया। दी गई संख्याओं में किसी से बड़ा नहीं है, बल्कि जो छोटा है उससे भी छोटा है। इस बात को दिमाग में रखना है। कुछ बातें और कनेक्ट करिए यहीं पर, चलिए कुछ बातें और कनेक्ट करिए। क्या मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो संख्याएं हैं, जैसे आप मान लो इसको A, इसको मानो B, इसको मानो C, ये सभी संख्याएं मासा से कट जाती हैं। मासा क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, मासा सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, पहला काम। मासा दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। और आपको पता है कि जो संख्याएं होती हैं वो लासा को पूर्णतः विभाजित करती हैं, इसलिए मासा जो है, मासा लासा को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, मासा देखो क्या करेगा, बहुत ही पावरफुल होता है। पहली चीज तो यह सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, संख्याएं लासा को पूर्णतः विभाजित करती हैं, इसलिए मासा भी लासा को पूर्णतः विभाजित करेगा। इसके अलावा अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ दें, सबको जोड़ दीजिए, मासा सभी संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल को भी विभाजित करता है, को भी पूर्णतः विभाजित करता है। इतना पावरफुल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेकर के दिखाता हूं आपको, विभाजित करता है। ठीक है, मासा देखो कितना काम कर लेता है। वह एक तो पहले सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, वह लासा को भी विभाजित कर देता है, वह सभी संख्याओं के जोड़ को, अंतर को, उनके गुणनफल को विभाजित कर देता है, सबको विभाजित कर देता है। इतना पावरफुल होता है। जैसे आप मान लो कि मैंने दो संख्या आपको दिया 12 और 18। ठीक है, आप मुझे बताओ एलसीएम कितना होगा, फटाफट सब लोग बताइए एलसीएम कितना होगा। आप तुरंत कहोगे 12 से कटे 18 से कटे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा 18 के पास। 18 12 से कट रहा है नहीं, बट 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 दूना 36, 12 3 36 होगा, एलसीएम हो गया 36। अब मैंने कहा इसका करो एचसीएफ, क्या करो, एचसीएफ करो। चलो हम एचसीएफ करने गए, मासा करने गए। मासा के लिए हम सबसे छोटे के पास गए 12। 12 के 18 को काट देगा नहीं, 6 काट देगा, तो मासा कितना हो गया 6। आपने नोटिस किया होगा कि इन संख्याओं ने लासा को विभाजित किया,
मासा ने इन संख्याओं को विभाजित किया, साथ साथ मासा ने लासा को भी विभाजित किया, साथ साथ अगर हम संख्याओं को जोड़ दें 12 + 18 तो इनको भी मासा विभाजित करेगा। 30 को देखिए 6 बार 35, इनका डिफरेंस कर दे अंतर 18 - 12 उसको भी 6 विभाजित कर देगा। देखिए एक बार अगर हम इनका गुणा कर दें 12 × 18 तो उसको भी 6 पूर्णतः विभाजित कर देगा। इतना पावरफुल होता है मासा, सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके अंतर को, उनके गुणनफल को, उन सबको विभाजित कर देता है। इतना पावरफुल, इतना कैपेबल है और इतनी कैपेबिलिटी इसके अंदर है। आइए इन पर थोड़ा सा पैटर्न पढ़ लें, कुछ नंबर आप लोग डिसाइड कर लो, कंफर्म कर लो, देखो कैसे होता है, कैसे प्रश्न इस पर बनता है। कुछ डिस्कशन जनरल होते हैं, उन पर बात किया जाए। आइए सब लोग उत्तर दीजिए फटाफट, जो लोग पढ़ पाए हैं। यस, और इधर उधर की बातें ना करो, हाँ बातें ना करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए सभी लोग फटाफट सब लोग इसका उत्तर बताइए। किसी भी संख्या समूह का लासा दी गई सभी संख्याओं में क्या होता है, पढ़ के बताइए। केवल बड़ी होती है, सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है, सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है, केवल छोटी होती है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा, मैंने कुछ नंबर दिया आपको, जनरल नंबर दे दिया, सपोज करो मैंने आपको 8 और 12 दे दिया। मैंने कहा इनका लासा निकालो, आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम के लिए आप गए सबसे पहले 12 के पास, 8 से कटता नहीं है बट 12 दूना 24 कट जाएगा। लासा क्या हुआ, केवल बड़ा होता है नहीं, कभी कभी वह लासा जैसे ऐसे मान लो नंबर लिखा होता 8 और 16, तो इस समय मैं कहता कि इसका एलसीएम ही 16 हो गया। देखिए ध्यान से, एलसीएम अब 16 तो बराबर है बड़े के, इसने लिखा केवल बड़ी होती है, सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है। बात गलत है, संख्याओं में बोला है। देखिए यहां पर पढ़िएगा, दी गई संख्याओं में, ऐसे कहीं पूरी जगह से नहीं। सबसे बड़ी होती है या उससे भी बड़ी संख्या होती है। जो संख्याएं आपको दी जाएंगी उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे भी बड़ी संख्या होगी। तो आपके लिए इसका सी ऑप्शन परफेक्ट राइट सोल्यूशन है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ये आपको समझ में आया होगा। लासा हमेशा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी, देखिए सबसे बड़ी संख्या हुई या उससे भी बड़ी संख्या हुई, इसको आप लोगों को कनेक्ट करना है लासा की डिफिनीशन के आधार पर, ठीक है। अगला देखिएगा, किसी भी संख्या समूह का मासा दी गई संख्याओं में, उन संख्याओं में सबसे छोटी या उससे भी छोटी संख्या होती है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता कि 8 और 12 है, मैं कहता भैया इसका मासा निकालो, एचसीएफ निकालो। आप जब एचसीएफ निकालते मासा तो आपको क्या मिलता, आप जाते सबसे छोटे के पास 8, क्या 8 12 को काट सकता है? नहीं, 8 4 से कटता है तो 4 मासा हो जाएगा, क्योंकि 8 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। तो हमने कहा सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती, एकदम परफेक्ट है जो सबसे छोटी, क्योंकि मासा कभी किसी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है, तो सबसे छोटी या उससे भी छोटी संख्या होती, एकदम परफेक्ट है। पहला, सबसे बड़ी तो पॉसिबल नहीं है भाई, केवल बड़ी तो दिमाग से निकाल दो, केवल छोटी ये भी दिमाग से निकाल दो। तो राइट सोल्यूशन इसका पहला ऑप्शन होता है। आप सबने अगर बताया है तो एकदम परफेक्टली आपने करेक्ट किया है, राइट सोल्यूशन किया है। चलिए इसको बताइए, किसी भी संख्या समूह का जो मासा होता है पूर्णतः विभाजित कर सकता है। प्लीज बताओ सब लोग कमेंट करके, मासा किसको किसको विभाजित कर सकता है? सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को। कमेंट कर दो सब लोग, तेजी के साथ सबका कमेंट आ जाए। मैं कमेंट ले रहा हूं, आप सभी लोग बताइए फटाफट, सब लोग जल्दी से बताइए किसका आंसर होने वाला है। कंफर्म करो सभी लोग। पहला ऑप्शन सभी संख्याओं को, दूसरा ऑप्शन उनके लासा को, तीसरा ऑप्शन उनके योग को, चौथा ऑप्शन सभी को। कौन बता रहा है? यस, जल्दी कंफर्म करिए। अभी अभी बताया मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने कहा मासा इतना कैपेबल पावरफुल होता है कभी संख्याओं में, वो क्या करता है कि वह सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके अंतर को, उनके गुणनफल को, उस सब को काट सकता है। तो सभी संख्याओं को भी करेगा, सभी उनके लासा को भी, उनके योग को। इसलिए इसके लिए यही सही सलूशन आपका सभी को होता है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सलूशन है, जो आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, और कंफर्म भी मेरे ख्याल से आप सभी को हो गया होगा। एक बार सब लोग अब तक मुझे बता दो कि जितनी बातें मैंने थ्योरेटिकली बताई है, इसमें अगर कहीं किसी को गुंजाइश, मन में कंफ्यूजन हो तो बता दें, नहीं तो भरोसा है कि आपको इतनी बातें तो जरूर समझ में आ गई होगी। बोलिए समझ में आ गया है कि नहीं? क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं जी।
अब फटाफट सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां तक जो पढ़ाया वो समझ में सबको आया कि नहीं आया। क्लियर कर दिए सब लोग? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग यहां पर लासा मासा को ज्ञात करते हैं। जल्दी से अवार्ड मत दीजिए। यस, क्या हो गया भाई? मैं मारूंगा निकाल के, बता दे रहे हैं। इस तरह बदमाशी नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, फालतू में पढ़ाई लिखाई की बात करनी चाहिए। इस समय एग्जाम का समय है, उल्टा सीधा एक दूसरे को क्यों बोल रहे हो आप लोग? हैं? गंदी आदत है ना, बचपना मत दिखाओ, छोटे बच्चों की तरह मत बिहेव करो, गुस्सा आ जाए मुझे। यस, हाँ, गुस्सा मत दिलाओ यार, गुस्सा आती है तो बहुत खराब लगता है, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना भी बड़ा बुरा लगता है, बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग लासा मासा को ज्ञात करने के ऊपर। लासा मासा को ज्ञात करना। देखो, ज्ञात करने के लिए आप सबको पता है कि कई मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे हमें डिफिनीशन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। हाँ, हमें अगर डिफिनीशन कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिफिनीशन क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सब लोग समझो, मैं जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो लासा मासा को हमने किस किस मेथड से ज्ञात किया है। एक तो हम लोगों ने गुणनखंड विधि से किया है। किससे? गुणनखंड विधि से। फिर हमने किससे किया है? भाग विधि से किया है, ठीक है, भाग विधि से किया है। आप अगर एक एग्जाम्पल ले लो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग इसको कई तरह से कर सकते हैं। एक तो हम विजुलाइज कर सकते हैं, डिफिनीशन का अप्रोच यूज कर सकते हैं, हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, हम जनरल डिफाइन करके आंसर बता सकते हैं। यस, हाँ भाई, हमारे बस का नहीं उठा के पटक देना, मैं जो है अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मार दूं, गुस्सा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, इससे हमको क्या मिलेगा बताओ? अच्छी बात नहीं है ना इस तरह से। हाँ, पढ़ा रहा हूँ यार बड़ी मेहनत करके आप लोगों को, डेली आ रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। डेली आकर के यूट्यूब पर पढ़ाना, प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, याद रखिए इस चीज़ को। प्रैक्टिस अलग प्रक्रिया होती है, पढ़ाना अलग बात होता है। आप किसी की जैसे अगर मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोलूँगा कि थोड़ा सा आप एक काम करो, एक सर्वे कर लो यूट्यूब पर, और आप देखोगे जब कभी कोई टॉपिक, कोई लिखा होगा लाभानी, कोई लिखा होगा लासा मासा, लेकिन अब तक ना लासा मासा के 20 क्वेश्चनों करा चुका होगा, 15। मैंने अभी प्रश्न नहीं टच किया, अभी कॉन्सेप्ट पर ही हूं। यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट पढ़ाना इट्स टफ, इट्स नॉट इजी। यूट्यूब पर हमने आपको आकर वो चीज़ें बताई जो रिक्वायर्ड है एग्जाम्स के लिए। हमें प्रश्न कराना सबसे आसान काम होता है। हम 20 प्रश्न तैयार करें बढ़िया दमदार, आकर के आपको करा के चले जाए हवा हवाई में, वो अच्छा नहीं होता। प्रश्न पर आओ लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। इतनी मेहनत अगर आपके साथ की जाती है कॉन्सेप्चुअल ना, और मुझे लगता है हम लोग का सिस्टम ना रियली कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इस बात को आप मानते भी होगे, इस बात को आप वैल्यू करते होगे। बाकी आप पढ़ लो, कहीं भी आप देखें बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर, इतने बड़ा मार्केट है आज की डेट में, हर व्यक्ति यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, हर व्यक्ति पढ़ रहा है वहाँ पर। कॉन्सेप्चुअल जो है जा करके अगर हम किसी परीक्षा ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, और इसे जनरल पढ़ाना लासा मासा बहुत बार पढ़ाया जाता है, लेकिन फॉर द एग्जाम पर्पज जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी, उसके लिए अगर हम लोग टर्म दें, यूज करें तो बहुत बड़ी बात होती है जी। इसलिए आप प्लीज़ इसको अप्रिसिएट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी लोग मन लगा के पढ़ो, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे हो। कल की डेट में जब परीक्षा हो जाएगी, सेलेक्ट होगे आप, हमें अप्रिसिएट करोगे कि सर आपने जो पढ़ाया हमको मिला एग्जाम हॉल में, तो अच्छा लगेगा मुझे भी और सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मेहनत करिए, अभी पढ़िए। हमने जैसे आपसे कहा कि हमें कुछ नंबर अगर दिए जाएं, हम उनका लासा मासा गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, तमाम तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करें, जैसे हम इसके अलावा भी इस बात को जान लें कि हमें लासा मासा करना किसका है। लासा मासा भाई बहुत डिटेल से मैं फिर भी नहीं जा रहा हूं, फिर भी मैं बहुत स्टार्ट कर रहा हूं। लासा मासा करना किसका है? हमें पूर्णांक संख्याओं का करना है, हमें दशमलव संख्याओं का करना है, हमें भिन्न संख्याओं का करना है, हमें अलजेब्रिक समीकरणों का करना है, हमें रेशियो का उपयोग करना है, हमें फैक्ट का यूज करना है। तो इसलिए मैं चाहूंगा सीधा सीधा प्रश्नों पर आइए, इधर उधर के चक्कर में ना पढ़ करके। अब जितना पढ़ा दिया है आइए ज्ञात करते हैं, लासा मासा निकालते हैं, जहां जैसी आवश्यकता होती है प्रश्नों को हल करा जाता है। अब आप सब लोग अगर कहो, तभी क्लास हो गई है 42 मिनट की, और 42 मिनट में अब मैं पूछूं तो मैं सही में प्रश्न पर चल रहा हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए सभी लोग, ठीक है। बताओ चले प्रश्न पे चला जाए, कंफर्म करो सभी लोग एक बार, सब लोग थर्म से अपने इंप्रेशन दें। आपस में तो खूब बात कर लिया, मुझे कमेंट करो कि हाँ सर प्रश्न पर आइए, अपना एक इंप्रेशन दीजिए। सभी लोग अब धीरे धीरे अब प्रश्नों पर चलते हैं।
उन प्रश्नों पर चलते हैं जिन प्रश्नों की आपकी परीक्षा में आवश्यकता है। जी सचिन जी, यस आइए। हाँ देखिए, एक लिए देखा सुलझे तो हैं सर, लेकिन आप लोग जो है लड़ाई करके सर को उलझा दोगे। चलिए पहला प्रश्न करिए आप सभी लोग, लासा ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है देखिए, 52, 72, 156। पुलिस का एग्जाम है तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपको दे देगा, इनका लासा ज्ञात करो, लघुत्तम समाप वर्त ज्ञात करो। मतलब वह सबसे छोटी संख्या मेरे को दे दो जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह सबसे छोटी संख्या दे दो। चलिए आप सभी लोग करिए, एकदम क्लियर करिए, बताइए आप सभी लोग। 52 है, 72 है, 156 है। अब उसमें हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, कंफर्म डिवाइड हो जाए। अब अगर आप इसको जैसे भाग विधि से करो, 52, 72, 156, हमने यहां पर फैक्टराइज किया, पेयर बनाया, हमने कॉमन देखा, जैसे हम गुणनखंड करें उसमें भी हम लोग डिसाइड करें, तो इट्स टाइम टेकन प्रोसेस। इन सब के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप डिविजिबिलिटी पर चले जाओ। मैं जानता हूं कि मेरा जो लासा होगा या तो ए होगा या इससे बड़ा होगा, याद रखिएगा, या तो यह होगा या तो इससे बड़ा होगा। तो सारे नंबर इससे बड़े हैं, तो इसलिए अब आपको कंफ्यूजन इस बात का है कि हम डिसाइड कैसे करें। मैं डिविजिबिलिटी को थोड़ा सा टारगेट करता हूं। यहां पर मैंने देखा इस संख्या को थोड़ा फैक्टराइज करो तो 13 गुणे 4 है, 13 चौके 52 है, ये 8 गुणे 9 है। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आप इन्हीं से बहुत कुछ क्लियर कर सकते हो। जैसे आपकी संख्या 9 से कटे, 8 से कटे, बाकी इसके भी बारे में चलते हैं। 12 गुणे 13 होता है, 4 से कटना, 4 से कटना। डिविजिबिलिटी को टारगेट बनाइए, अपनी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या हो, जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, उसी को हम लोग यहां पर अपना एलसीएम मानेंगे। तो हम सबसे पहले भैया डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैंने 8 से चेक कर लिया तो मुझे 4 से करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने 9 से चेक कर लिया तो मुझे 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं 9 से चेक करने को कहूंगा डिविजिबिलिटी। और 9 की भाज्यता क्या होती है? सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, वही संख्या आपकी 9 से कटेगी। तो मैं गया 7 3 10 3 13, 9 से नहीं कटा। 8 8 16 4 20, 9 से नहीं कटा। 6 3 9 9 18, 9 से कटा। 8 6 14 4 18, 9 से कटा। इन 9 से कटने में 2 नंबर अपने पास आए हैं, पहला ऑप्शन गया और दूसरा ऑप्शन गया। अब अगली डिविजिबिलिटी में 8 की चेक करूंगा, 8 की, क्योंकि अगला नंबर 8 है। 8 की जब मैंने चेक किया तो मैं इसके पास गया। मैं जैसे देखो 8 की मैं चेक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर सोचो तो ये नंबर, जैसे देखिए आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, 468 को, 468 को मैंने जब 8 से चेक किया तो 8 पंचे 40, 6 बचा जो 8 से नहीं कटेगा। जबकि अगर मैं 936 की बात करूं तो 936 देख लीजिए आप लोग 8 से भाग करेंगे, 8 1 के 8, 8 1 के 8, 8 7 56, 8 से कंप्लीटली कट जाएगा। तो सी ऑप्शन यहां पर एक ऐसा ऑप्शन बच रहा है जो कि 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और यह निश्चित तौर पर अब 13 से भी कटेगा। आप 13 के पहाड़ में 13 7 91, 13 दूना 26। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा, 936 होगा। यही दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। इसलिए आपको कोई रूल नहीं लगाना है, डिविजिबिलिटी पर जाना है, वह सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। मुझे लगता है कंफर्म हुआ होगा। अगला देखिएगा, 150 है, 225 है और 375 है। इनका मुझे मासा अर्थात एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ा कौन है? 125। क्या 125 150 को कर पाएगा? नहीं, इसको दिमाग से निकाल दो। फिर आए हम लोग किसके पास? 75 के पास। 75 से कटने का मतलब 25 से कटे, 3 से कटे। अब मैंने चेक किया तो 3 से कटने का मतलब देखो क्या होता है। 3 से कटने का मतलब सभी अंकों का जोड़ 3 से कटे, सभी अंकों का योग 3 से कटे, योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 3 से कटे। मैंने चेक किया 5 1 6, 3 से कट रहा है। 5 2 7 2 9, 3 से कट रहा है। 7 3 10 5 15, 3 से कट रहा है। अब बात करें 25 की, तो 25 से मैंने इसका पहाड़ा चेक किया, 25 छक्के 150 होता है, 25 9 225 होता है, 25 1 के 25 पंचे 125। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा।
75 यहां पर एचसीएफ कहलाएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका क्या हो गया? 75 हो गया। आशा करता हूं समझ में आपको आया होगा। क्लियर है? इस हिसाब से सी ऑप्शन ही इस प्रश्न का भी उत्तर है। कंफर्म कर लीजिए, एकदम तय कर लीजिए। आगे बढ़िए आप लोग। अब थोड़ा सा जैसे ऐसे समझ लीजिएगा कि कभी आपको जैसे भिन्न संख्याएं दिख जाए। मैं आपको दूसरा नंबर तीसरा दे रहा हूं। 1/4 है, 1/5 है और 5/6 है। आपसे पूछा किसका लासा बता दो। अगर भैया कभी भी आपको जैसे A/B है, C/D है, E/F है, आपको अगर इनका लासा करना हो तो आप दिमाग में तुरंत रख लो, कभी भिन्न का लासा करना है तो अंशों का लासा करिए, अंशों का लासा करिए और नीचे जाइए हरों का मासा करिए। B है, D है, F है, हरों का मासा करिए। करेक्ट है? अंशों का लासा करिए, हरों का मासा करिए। तो आपको अगर इसका लासा करना है तो मैं 1, 1 और 5 का लासा कहूंगा आपसे करो। ठीक है? 1, 1, 5 का लासा करो और नीचे जाओ 4, 5 और 6 का आप लोग क्या कर दो? मासा कर दो। 4, 5, 6 का मासा कर दो। तो आप चलो करके बताओ सब लोग। 1, 1, 5 का लासा बताएं क्या होगा? लासा वह सबसे छोटी संख्या होगी जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए। मैं गया 5 के पास, 5 एक सबसे कट जाएगा तो इसका लासा भाई यहां पर 5 हो गया। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्णतः काट दे। मैं सबसे छोटे के पास गया, 4 किसी को नहीं काट पाएगा तो ऐसी केस में 1 हो जाएगा इसका मासा। इसलिए इसका आंसर अगर आपने 5 दिया है तो करेक्ट दिया है, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। 5 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बताएं? लासा हो जाएगा। अगर आप लोग लगा रहे, एकदम परफेक्टली लगा रहे हो, राइट सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है? अगले पर आइए। चलिए 6/7 है। ठीक है? करके सब लोग बताइए। 27/14 है, 1 सही 1/14 है, 1 सही 5/7 है। ठीक है? आप इसका सब लोग लासा बताइए क्या होगा? मासा बताना है। मासा कितना होगा? मासा याद रखिए कुछ टर्म को। अगर अपने पास A/B है, C/D है, E/F है, इस तरह से नंबर दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि इसका मासा करो तो जो करने को बोले उसको आप ऊपर करो। मैं यहां पर A, C और E इसका मासा करूंगा और नीचे जाऊंगा B, D और F इसका हम लोग क्या करेंगे? लासा करेंगे। ठीक है? मतलब ऊपर जब हमसे मासा बोला तो अंशों का मासा करना है और हरों का लासा करना है। यस, सभी लोग अच्छे से बताइए। हाँ चलिए आप लोग बताइए इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। थोड़ा सा इसमें कुछ नंबर पर ध्यान दीजिए। जैसे ये 6/7 है, ठीक है। ये 27/14 है, भी सही है। और ये आपका 14 के 14 15/14 है, भी सही है। 7 1 के 7 5 12/7 है, भी करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा? आपसे कहूंगा 6, 27, 15 और 12 इसका आप लोग क्या कर दो? मासा कर दो। करेक्ट है? नीचे जाइए 7, 14, 14 और 7 का लासा कर दो। ठीक है? अभी मैं कुछ बातें आपको और क्लियर करने वाला हूं, इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लासा मासा निकालने में समस्या नहीं आएगी। मासा मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक को काट दे। तो मैं गया सबसे पहले 6 के पास, 6 सबको काट पाएगा, 12 को ही कर पा रहा है, बाकी किसी को नहीं। तो बचा को अब सोचो, 6 तो हुआ नहीं। अब 6 को कौन डिवाइड करता है? 3 करता है। इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको। तो इसलिए मासा हमने इसका कितना मान लिया? 3। अब आते हैं लासा की तरफ। लासा मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए। तो मैं गया सबसे बड़े के पास 14, 7 से कटा, 14 से तो कटेगा ही 7। फिर मतलब यहां समझ में आया 3/14 होगा। तो राइट सोल्यूशन यहां पर देखिए पहला ही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। जी, हो रही बातें समझ में आ रही ना? चलिए कुछ बातें और क्लियर करिए। जैसे मैं आपको नंबर दो, 3 है, 6 है, ध्यान से समझिएगा। 3 है, 9 है, 18 है, 36 है। मैंने आपको कहा ये नंबर्स हैं, इनका थोड़ा लासा बताओ कितना होगा? लासा सभी लोग कनेक्ट करिए। 3 है, 9 है, 18 है, 36 है। सब लोग प्लीज बताएं यहां पर इसका लासा क्या होने वाला है? कौन बताएगा लासा? 3 है, 9 है, 18 है, 36 है, इसका लासा कितना होने वाला है? मैं लासा को जब फाइंड कर रहा था तो मैं गया सबसे बड़े के पास। पता चला जो बड़ा इतना पावरफुल है, इसके भी पहाड़े में आ रहा है, इसके भी पहाड़े में आ रहा है, इसके भी पहाड़े में आ रहा है, सबके पहाड़े में आ रहा है। इसलिए यही क्या होगा? लासा कहलाएगा। इसीलिए क्या होगा? लासा ही आपका 36 हो जाएगा। होगा 36? यस। अगर मैं यहीं पे कहता भाई अपने को मासा भी निकालना है, तो मैं गया सबसे छोटे के पास। पता चला कि जो सबसे छोटा है इतना कैपेबल है, इसको भी डिवाइड कर सकता है,
इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, तो अपना मासा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो मैं सही कर रहा हूं? यस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। लासा अपने को ऐसे नंबर पर करना हो तो आपने करा, मासा अगर ऐसे नंबर का करना हो तो आपने किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एक और करिए आप लोग। मैंने लिखा 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, 36 है। चलिए बोलिए लासा कितना होने वाला है? बोलिए लासा कितना होने वाला है? सब लोग बताइए फटाफट जल्दी से, कितना होने वाला है? सेम उसी तरह से प्रश्न है कि जो 36 है यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि यह किसके किसके पहाड़े में आ रहा है? इसके भी पहाड़े में आ रहा है, इसके भी पहाड़े में आ रहा है, इसके भी पहाड़े में आ रहा है, इसके भी पहाड़े में आ रहा है। तो यहां पर लासा कितना हो गया? 36। और अभी हम थोड़ा ट्विस्ट है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। और जब मासा मुझे करना हुआ तो मासा आप कितना बताओगे? आप देख रहे 3 इसको भी काट रहा है, 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 तो मासा कितना हो जाएगा बताइए? मासा आपका 3 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं, एकदम वही था जो पीछे हम लोग पढ़े थे। लासा 36 ही हुआ क्योंकि सबसे कटा, मासा आपका 3 ही हुआ क्योंकि वह सबको काटा। थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर आपके सामने ऐसे चैलेंज आ जाए कभी कभार तो उनको थोड़ा समझने में आपको हो सकता है। जैसे हमने लिखा, ध्यान देखिए, 3 हमने लिखा, 3 दूना 6 लिखा, 6 दूना 12 लिखा, 12 तिया 36 लिखा, या हमने लिखा 3 लिखा, 3 दूना 6 लिखा, और फिर हमने यहां पर लिख दिया, सपोज करिए 18 लिख दिया, या हम फिर यहां पर 24 लिख दिए, ठीक है, 24 लिख दिए, फिर हमने 36 लिख दिया। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस समय अब एलसीएम कितना होने वाला है? थोड़ा सा फटाफट सब लोग बताइए, इसका एलसीएम कितना होने वाला है? कमेंट करके बताइए कितना हो रहा है, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए। 3 है, 6 है, 18 है, 24 है, 36 है। यस, कौन बता रहा है इसका आंसर? एलसीएम कितना होगा? कमेंट करिए। अब यहां पर अगर आपने गलती से 36 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 36 चलो 18 के पहाड़े में आ रहा है, 6 के पहाड़े में आ रहा है, 3 में आ रहा है, बट 24 में नहीं आएगा, 24 में नहीं आएगा। एकदम सही। देखिए आप सभी लोग 72 बता रहे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। ऐसी गलतियां नहीं करनी हम लोगों को, बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखना है। अब सोचो, ये जो 24 था, 12 तिया 36, मतलब अगर सोचो तो यहां पर अगर देखो तो ऐसा कुछ नंबर जैसे इसके पास क्या होल्ड कर रहा था, ये सोचकर हमको रखना है। 12 तिया 36, 3 भी इसने होल्ड कर रखा था, 2 बचा हुआ था, तो 36 दूना हमने इसको कितना कर दिया? 72 कर दिया। 72 सोचो 36 के भी पहाड़े में आएगा, 24 के भी आएगा, इन सब के पहाड़े में तो आना ही आना है, इसलिए यहां पर 72 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 72 एलसीएम हो गया। यस, चलो ठीक है, वही होगा। एक प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, जैसे आपसे कहेगा, मान लो कुछ नंबर्स हैं उनको देखिए, जैसे हमने लिखा 5 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, करेक्ट, 3 है, 5 है, 7 है, और चलो इतना ही है। मैंने अभी आपको कहा कि ये संख्याएं हैं, इनका आप लोग लासा निकालो, इनका आपको लासा निकालना है। ये सब जितनी संख्याएं हैं अगर सोचो तो जो हम अभी लिख रहे हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, एक प्रश्न आपके यहां कभी कभी पूछा है कि 2, जैसे हम ऐसे पहले प्रश्न आपको लिख करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन आप नोट करिएगा। हमने कहा 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा होगा, क्या होगा बताइए? 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऑप्शंस दे दिए आपको, इनको थोड़ा सा आप जस्टिफाई करिए। 1 होगा, दोनों का गुणा होगा, दोनों का गुणा होगा, योग होगा, या नाट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन उत्तर दे सकता है? मैंने कहा 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, उनका आपको क्या करना है? मासा करना है। तो आप समझो 2 सह अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसी संख्याएं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसे ही हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सह अभाज्य का मतलब हो गया जैसे कि आपका 2 और 3 है, ठीक है, 5 और 7 है, 3 और 4 है, 5 और 9 है, 9 और 11 है। ये सब नंबर ऐसे होते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, कोई उभयनिष्ठ फैक्टर ना हो। ऐसी किसी भी संख्या समूह का मासा हमेशा 1 होता है, 2 हो या 2 से अधिक हो। ऐसी संख्याओं का मासा आपसे जनरली पूछ लेता है 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो आप बताओ 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और याद रखिएगा इसमें पॉइंट आपको क्या, सह अभाज्य संख्याओं का
सहअभाज्य संख्याओं का लासा, जो लासा होगा, लासा हमेशा संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल होगा, मतलब जो सहअभाज्य संख्याएं हैं उनका मासा तो एक होता है, लेकिन लासा हमेशा उनका क्या होता है, गुणनफल होता है, उन लोगों को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको कह दूं 5 9 का मासा बताओ क्या होगा, आप कहोगे 5 9 का मासा 1 होगा। इनका लासा क्या होगा, लासा आप कहोगे कि 45 होगा, 5 × 9 45 होगा। तो लासा हमेशा गुणनफल होगा, मासा हमेशा क्या होगा, योग होगा, जब भी एक होगा जब भी कभी ऐसी बात की जाए। जैसे आपके पास ये नंबर है 3 है, 5 है, 7 है, मैंने आपसे कहा कि इनका लासा बताओ, तो आप कहोगे सर इनका केवल मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 × 5 × 7, 5 या 15 7 105 हो गया। इनका एचसीएफ क्या होगा बताओ, एचसीएफ हमेशा 1 होगा, मासा हमेशा 1 होगा, लासा उन संख्याओं का हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, यस, इन बातों को एकदम क्लियरली समझिए, कंफर्म करिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप सभी लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए आगे आते हैं, हम लोग और प्रश्नों की तरफ चलते हैं और कंफर्म करते हैं। अब देखिए, आपको जैसे दशमलव संख्याएं दिख जाएं, मैंने देखिए कुछ नंबर से लिए, मैंने कहा 1.50 और 5.00, इनका हमसे कहा एलसीएम फाइंड करके बताओ लासा क्या होगा। इसमें डाउट होता है दशमलव को करते समय। जैसे अगर आपको 1.50 दे दिया, 5.00 दे दिया और हमसे कहा जाए कि इसका हमें एलसीएम करके बताओ, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला काम, जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए, कौन कर सकता है बताइए, उत्तर बताइए कमेंट करके आप सभी लोग। यस, जल्दी बताइए, 5 करूं, 50 करूं, 15 करूं, 150 करूं, क्या होगा इनका एलसीएम, क्या होगा एलसीएम, जल्दी से बताइए। यस, कंफर्म करिए। आप समझो, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो पहली चीज दशमलव के स्थानों को सेम करना चाहिए, बराबर की जगह पर करना चाहिए। बराबर मतलब देखो क्या, बराबर मतलब पहले इसका 0 खत्म कर दो, 0 खत्म कर दिया, अब यह 1.5 हो गया, 5.0 हो गया। ठीक है, 5 पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक काम करिए, दशमलव गायब करिए, इसका एक गायब करेंगे तो यह इधर चला आएगा, मतलब यह तब 15 हो जाएगा और यह 50 हो जाएगा। अगर मैं दशमलव गायब करूंगा तो यह 15 और 50 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 15 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 15 50 का एलसीएम बताइए, समझिए आप सभी लोग। मैंने इसका दशमलव एक स्थान हटाया तो इसके एक स्थान शिफ्ट हो गया। अब यहां पर 15 50 का एलसीएम, बड़ा नंबर कौन है, 50, 50 दूना 100, 50 दिया 150, 150 जाता है 15 भी आ जाएगा, तो एलसीएम हो गया 150। 150 तो हुआ, बट 150 में अभी दशमलव लगाना है, कितने स्थान पर था, एक स्थान पर, एक स्थान पर दशमलव लगा दो, 15 एलसीएम हो जाएगा, 15। समझ रहे हैं, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, 15 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग यहां पर एकदम सही बता रहे हो, 15 राइट सोल्यूशन है, आप नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन 15 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई बातें, इसका बताइए आप लोग। 0.9 है, 0.48 है, 0.525 है, हमसे इसका मासा पूछा है, क्या हो जाएगा, थोड़ा कमेंट करके बताइए इसका मासा कितना होने वाला है। 0.9 है, 0.48 है, 0.525 है, हमसे मासा पूछ रहा है, इसका मासा कितना होगा। मासा अगर करना है तो पहला काम दशमलव के स्थानों को समान करो, दशमलव के स्थानों को समान करो। कभी भी जैसे दशमलव संख्याओं का लासा मासा करना हो तो पहला काम दशमलव के स्थानों को समान करना चाहिए। करेक्ट है, मैंने किया, जैसे अभी यहां पर 3 स्थान पर है, एक 0 बढ़ा दो इसका भी 3 हो जाए, 2 0 बढ़ा दो इसका भी 3 हो जाए। अब दशमलव दिमाग से निकालकर इसे 900 मानिए, इसे 480 मानिए, इसे 525 मानिए। मान लिया, मान लिया भाई, क्या दिक्कत है। चलिए अभी हम लोग यहां पर सोचें कि अब हमको जैसे मासा करना है, मासा करना है, मासा निकालना है। अब ध्यान सोचिएगा, मासा निकलेगा कैसे, कंफर्म करो, मासा कैसे निकलेगा। मासा निकालने के तरीके हैं, जैसे भाग विधि है, गुणनखंड विधि है। कोई कर पा रहा हो तो आंसर दे, इसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा। भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, मैं तो कह रहा हूं डिफरेंस से भी मासा करा जाता है, डिफरेंस से भी मासा करा जाता है। एक संख्या सोची जाती है जो संख्या प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। हम तो जाएंगे सबसे छोटे के पास, सबसे छोटा कौन है। अगर मुझे जैसे अगर करना है तो हम लोग इसको भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, तमाम तरीके से हम इसको सोच सकते। देखिए उत्तर हमें आ रहा है, दे रहा है, आप लोग सब लोग बता रहे हैं, कितना बताओ। अगर जैसे हम ऑप्शंस की बात करें, देखो हम ऑप्शन के सहारे भी जाके कर सकते हैं, बाकी भाग विधि, गुणनखंड विधि तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हो,
ठीक है, जैसे मुझे अगर करना हो तो हम क्या करें, 900 ले लें, 480 ले लें, ये ऐसे कर दे। देखिए 900 लिया, 525 लिया, 480 लिया, इसका डिफरेंस कर दें तो डिफरेंस करिए, 10 से 5 5 हुआ, 9 से 2 7 हुआ, 8 से 5 3 हुआ, इसका डिफरेंस कर दे 5 हुआ, 12 से 8 4 हुआ, खत्म। इसका डिफरेंस कर दें, 0 हो गया, 3 हो गया, ये आपके पास 7 से यहाँ पर 3। अब ऐसे सोचो कौन सी संख्या है जो 330 अर्थात 3 से, मतलब इसको काट दे, ऐसा सोचना है हम लोगों को। बट ये थोड़ा सा प्रोसीजर अजीब हो जाएगा। भाग विधि से अगर आप जा रहे हो तो आप मासा तो बता ही सकते हो कि इसका कितना आएगा। भाई सबसे छोटा नंबर कौन है, 480 है। 480 से पहले 525 को भाग करिए, एक बार गया 480 आया, देखिए 5 हुआ, 12 से 8, अभी मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, 12 से 8 4 हो गया। अब 45 से 480 को भाग करिए, ठीक है, 45 से अगर हम लेकर जाएंगे, एक बार गया 45 हुआ, 3 0, आपके पास देखिए 10 बार चला जाएगा। अब 30 से आप 45 को भाग करिए, ठीक है, एक बार गया तो आपका 30 हो गया, 15 आया। 15 से आप 30 को भाग करिए तो 15 ने काट दिया। अब 15 से आप किसको भाग करो बताओ, 15 से आप इसको भाग करो 900 को। 15 से आपने 900 को भाग किया, 15 ने इसको काट दिया पूरी तरह से, तो 15 आया तो मासा, लेकिन दशमलव 3 स्थानों पर लगा था, तो हमको भी 3 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। अब जब आपने 3 स्थान पर लगा ही दिया तो दशमलव हटाएंगे, 3 0 जाएगा कि नहीं जाएगा, यस गया। 5 3 15 होता है, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 3 15 होता है, और 5 दूना 10, 200 हो गया। तो आंसर तो इसका भाई 3/200 आ रहा है, 3/200। कौन कौन बताया था उस समय भाई 3/100 है? कौन कौन बताया था 3/200 आया कि 3/100 आएगा, बोलिए। चलिए मैं इसका तरीका फिर से आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सारे लोग इधर उधर में करके आंसर हमें बता दिए थे, 3/100 लगा दिया था, लेकिन सही में उत्तर इसका 3/200 आया। आपके पास जो नंबर था, देखो बढ़िया क्वेश्चन था, अगर इसको आप लोग समझो तो ये पुलिस लेवल पे आपसे मिल सकता है ऐसा प्रश्न। कैसे किया, मैंने सबसे पहले दशमलव के स्थानों को बराबर किया, बराबर करने पर भाई आपके पास 525 हुआ, 480 हुआ, 900 हुआ। भाग विधि से जब हम मासा निकाले हैं तो अपने को 15 मिला। भाई भाग विधि से मासा कैसे, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूं। बाकी आप डिविजिबिलिटी से भी जा सकते हो। सी ऑप्शन देखिए आप सब मानने लगे, यस बहुत लोग देखिए बताए थे, ऐसी बात नहीं है। सी ऑप्शन आप लोग अब बताने लगे हो। चलिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या से बड़ी को भाग किया, एक बार गया 480, फिर हम 5 गए, फिर हमने यहां पर चेक किया 45, फिर ऐसे करते करते हम 15 पे पहुंचे। 15 ने 900 को भाग किया, 15 पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दे रहा था। फिर भाई देखो जो आपका आए ना, क्योंकि 3 स्थान पर दशमलव था, 3 स्थान पर इसको भी लगाना पड़ेगा। 3 स्थान पे लगाया तो 3/200 आया, जो सी ऑप्शन में इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बना हुआ है। सी ऑप्शन तुक्का वाले लोग लगाए थे ना, गलत किए थे। ऐसे दशमलव के स्थान वाले प्रश्न आते हैं तो आपको पहला दशमलव स्थान हटाना है। नियमतः जो प्रोसेस है उसके तहत लासा मासा जैसे कर पाते हो वैसे आप लोग कर लो, करके आप खुद ही क्लियर करेंगे, आंसर आ जाएगा, आपके सामने हो जाएगा। अब इसका देखिए दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरे तरीके को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिविजिबिलिटी से तय कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है ना कि जैसे 3 से कटे तो 3 से तो सब कट रहे हैं, और ऊपर के भी उसी टाइप से ऑप्शंस दिए गए। थोड़ा सा इसको आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपके देखिए जनरल है दशमलव का प्रश्न, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन का विषय बन सकता है अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली नहीं समझा है तो। ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं। लीजिए आइए समझाता हूं इसको। चलिए इसको आप लोग क्यों कर सकता है, इसको थोड़ा बताओ मुझे सब लोग। पहले आपके पास ए दिया है, ए का मान कितना है, 2 की पावर 4 है, 3 है, गुणे 5 की पावर 3 है। बी का मान देखो कितना है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 है, करेक्ट है। सी का मान कितना है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर 2 है। आइए क्या निकालना है, लासा। लासा पूछ रहा है ना, लासा। देखिए लासा कैसे करेंगे, आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी इस टाइप से फैक्टराइजेशन का प्रोसेस मिले तो लासा से भी कर सकते हो, मासा भी कर सकते हो। लासा जब करना हो ध्यान दीजिएगा, लासा कभी भी किसी संख्या का, जो हम देख रहे हैं एक प्रकार से गुणनखंड करके दिया गया है, मतलब चीजें आसान कर दिया है। जब भी लासा करना हो तो ध्यान देना, जितने अलग अलग प्रकार के, आपको लग रहा होगा इस प्रश्न में 3 प्रकार के फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 3 प्रकार के फैक्टर हैं।
2 है, 3 है, 5 है। हमें उन फैक्टर्स में जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं उनका उपयोग अधिकतम बार करना है। मतलब पहली चीज तो सबको उपयोग में लाना है और मैक्सिमम टाइम उपयोग में लाना है। अगर मुझे इस प्रश्न का उत्तर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि 2 का उपयोग सर्वाधिक कहां पर है। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा। फिर मुझे 3 को चेक करना है। 3 यहां पर 1 पावर में है, यहां 2, तो 3 की पावर 2 लेना है। 5 को चेक करना है, 5 की पावर यहां पर 3 है। तो कुल मिला के अगर मुझे एलसीएम करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। इन्हीं तीनों का आपस में गुणा करना है, लासा आ जाएगा। समझ रहे हैं, यहां पर इन्हीं तीनों का आपस में गुणा करना है, लासा आपको मिलेगा। मतलब 32 है गुणे 9 है गुणे 125 है। अब थोड़ा सा गुणा कर लो, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 होता है, 27 एक 28 होता है। और इसको आप चाहो तो 100 + 25 कर लो, ठीक है। इसका इससे गुणा कर दो, 28 के बाद 2 जीरो हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है, शून्य हासिल 20, 25 अट्ठे 200, 20 को शून्य हासिल 22, 25 दूना 50, 22 कितना होता है 50 22, 50 20 70, 2 72, जोड़ दीजिए 0 0 8 2 10, 8 7 15 3, 36,000। ये होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आई बात समझ में? यस, डिविजिबिलिटी से बता दे। अरे रुक जाओ भाई, हाँ 36,000 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट है। तो आपको जब भी कभी, अच्छा इसी में अगर मुझे इसी समूह के लिए मुझसे कहा जाता है कि मासा निकाल दो, मान लो अगर अपने से कहा जाता मासा एचसीएफ निकाल दो, तो एचसीएफ हम क्या करते बताइए सभी लोग, हाँ कितना लिखा जाता, जल्दी से बताइए। एचसीएफ में हमें उन टर्म का यूज करना होता है जो कॉमन होते हैं और उनका मिनिमम यूज करना होता है। जैसे 2 का उपयोग करेंगे, सबसे मिनिमम पावर लेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। 3 का उपयोग करेंगे क्योंकि सब में है, तो 3 की सबसे मिनिमम पावर है उसको लेंगे। 5 का उपयोग करेंगे लेकिन 5 में जो सबसे मिनिमम पावर है उसको लेंगे। तो यहां पर एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ में इस बात को ध्यान देना है, एलसीएम में सभी फैक्टर्स को लेना है और उनका मैक्सिमम यूज लेना है। एचसीएफ में क्या करना है, हमें उन्हीं टर्म्स का यूज करना है जो सब में हो, कॉमन हो, और कॉमन होने के साथ साथ उनका मिनिमम पावर लेना है। यस, आई बातें समझ में? कंफर्म हो गया कि नहीं? क्लियर बताइए सभी लोग। इस तरह से एलसीएम एचसीएफ का आपको उपयोग दिख सकता है। अगर ये समझ में आया है, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ, कौन कौन बताने वाला है? थोड़ा तेजी के साथ कमेंट करिए। x² है प्लस xy है प्लस y² है, एक नंबर है, चलो एक नंबर मान लो इसको। दूसरा नंबर आपके पास क्या है, x³ माइनस y³ है। मुझे इसका एलसीएम हमसे कह रहा निकाल के बताओ। अरे भगवान, एलसीएम बताइए क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए सभी लोग, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक 8 है और एक 4 है, मुझसे कहा जाए कि इसका एलसीएम क्या है। हमने देखा 4 के पहाड़े में सीधा 8 है, इसलिए एलसीएम यही है, यही होता है। ऐसे कभी कभी अलजेब्रिक टर्म होते हैं, जैसे आप ऐसे सोचो कि जो ए प्रश्न है वो भी उसी टाइप से है। आप इसको सोचो, जैसे अगर मान लो मेरे पास लिखा हो a² माइनस b² और एक जगह पे लिखा हो a माइनस b, हमको पता चला इसी का पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि इसका मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी, होता है कि नहीं? अब जैसे इस प्रश्न में आप सोचिए, ये जो नंबर दिया गया है आपको देखने में ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इससे बहुत छोटा है, बी वाले से बहुत छोटा है। दरअसल हम एक नोट रूल जानते हैं, वो होता है a³ माइनस b³ का। उसका अर्थ होता है a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², होता है कि नहीं? यस होता है। तो आप ये सोचो कि एक तरह से जैसे यह 8 है, सोचो यह 8 है और यह मान लो 4 है। अभी जैसे हम प्रश्न नहीं कर रहे थे, हमने कहा 8 है 4 है तो एलसीएम आपने कहा नहीं 8 है। वैसे ही सोचे यह बड़ा है और यह जो नंबर है सीधा सीधा इसका गुणनखंड है। मतलब एक टर्म क्या है, इसका सीधा सीधा एक गुणनखंड है। कभी भी अगर कोई नंबर एक मल्टीपल के रूप में हो और एक फैक्टर के रूप में हो, तो जो मल्टीपल होगा ना सीधा एलसीएम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर यह इसका एक फैक्टर है, तो अगर ऐसी एक स्थिति बनती है, देख नहीं रहे आप लोग यहां पर, इसका फैक्टर है कि नहीं है, इसके पास तो अतिरिक्त एक है, तो इसका मतलब ये बन गया कि यही आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ रहे ना, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जब ये ऑलरेडी एक फैक्टर के रूप में है,
और एक मल्टीपल के रूप में दो नंबर्स लिखे हैं, तो मल्टीपल ही आपका क्या हो जाएगा बताओ, फैक्ट, वहां पर एलसीएम हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, आप बातें समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? क्लियर बताइए। कंफर्म हो गया? सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। यस, आएगा जल्दी ही, अभी बहुत जल्दी ही। हाँ चलिए, इतना क्लियर हो गया सबको, कंफर्म बातें आ गई। आइए अगला बताइए, इसका बताओ जो पॉसिबल हो किसी का। तो चलिए, क्या लिखा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, 8x क्यूब है माइनस 8x वाई स्क्वायर है। कौन बताएगा? इसका मासा पूछ रहा है हम लोगों से, एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। चलिए, इसका मासा सब लोग बताइए, पॉसिबल हो तो। एचसीएफ पूछा हम लोगों से, कौन कौन बता सकता है? यस, बता रहा हूं, पहले इसको समझिए आप सभी लोग। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, और 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। थोड़ा सा एक्सपैंड कर लीजिए, फैला लीजिए, इसको फैलाएंगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई होगा। करेक्ट है? इसको जब फैलाएंगे तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसको जब थोड़ा फैलाएंगे तो पहली चीज तो यहां पर 8x कॉमन कर लो। जैसे ही 8x कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, मतलब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो 8x होगा, x माइनस वाई होगा, x प्लस वाई होगा। अब सोचिए तीनों में कौन कॉमन है? तीनों में कौन कॉमन है? फटाफट बताइए सभी लोग। तीनों में x माइनस वाई कॉमन है, तो x माइनस वाई ही क्या होगा? इसका एचसीएफ कहलाएगा, इसका मासा कहलाएगा। मासा है ना, मासा जो सबको काट सकता है। दी गई सभी संख्याओं में ऐसा उभयनिष्ठ टर्म जो सबको डिवाइड कर सकता है, वही आपका क्या कहलाएगा? मासा। देखिए, आप सब लोग बी ऑप्शन बता रहे हो, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आपकी तरफ से है। ठीक है, बढ़िया लगा रिस्पॉन्स आपका। इस तरह के कुछ प्रश्नों को आप लोग जरूर कर लीजिए, ध्यान देखिएगा, मैं जो बता रहा हूं ऐसे टर्म्स को डिसाइड कर लीजिएगा। अगर कभी भी, ध्यान से मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, यदि दो संख्याएं a तथा b के अनुपात में है, a अनुपात b के अनुपात में है, a अनुपात b के रूप में है, दो संख्याएं हैं जो a अनुपात b के रूप में है, उनका मासा यदि x है, तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा, संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं जो होंगी वो ax और bx होंगी। संख्याएं क्या होंगी? ax और bx होंगी। हाँ, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं बताइए? मैंने कहा दो संख्याएं यदि a अनुपात b के अनुपात में है, मासा यदि x है, तो संख्याएं ax और bx होंगी, और ऐसी केस में जो लासा होगा, लासा भाई abx होगा। लासा क्या होगा? abx होगा। वेरी गुड। आइए थोड़ा समझिएगा, एग्जाम्पल देखिए। मैंने आपसे कहा कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, मासा बराबर 12 है। मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी, और संख्याएं और लासा बता दो क्या होगा। संख्याएं और लासा क्या होगा, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। कैसे बता रहा हूं? दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, मासा 12 है, संख्याएं और लासा पूछा है। तो सबसे पहले आपसे अगर मैं कह दूं संख्याएं क्या होंगी, वह संख्या क्या होंगी, तो आप कहोगे सर 4 × 12 मतलब 48 पहली संख्या, और 5 × 12 दूसरी संख्या 60 हो गई। अच्छा, ये बात तो आपने बता दिया। अब मुझे बता दो कि लासा क्या होगा। तो लासा आप कहोगे सर 4 × 5 × 12 होगा, 4 पंचे 20 और 12 दूना 24, 240 होगा। 240 यहां पर लासा होगा। 240 होगा 480, 240 होगा। समझ रहे हैं? 240 यहां पर इस प्रश्न के लिए लासा होगा, और संख्याएं आप देख रहे हैं 48 और कितनी है? 60 है। ये उनकी संख्याएं हो गई। तो अगर संख्याओं का अनुपात दिया है और उनको हम उनसे मासा दिया है, तो हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, और क्या ज्ञात कर सकते हैं? लासा ज्ञात कर सकते हैं। और कई चीजें इससे कनेक्टेड होती, जैसे आप देखो ये प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है? दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका मासा पा या सीएफ 28 है, तो उन संख्याओं का योग पूछा है। योग भी बता सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। संख्याओं का अनुपात कितना है बोलो?
7:11 है। करेक्ट है, ये संख्याओं का अनुपात है। उनका मासा क्या दिया है? मासा दिया है 11, कितना, सॉरी 28। मासा कितना दिया है? 28। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 7:11। मासा कितना दिया है? 28। अब हमसे पूछा उनका योग बता दो, संख्याएं नहीं पूछा है, योग बताओ क्या होगा। ऐसा जब भी करना हो तो आपको क्या करना हो? अनुपाती पदों को जोड़ना चाहिए। भाई अगर अलग अलग संख्या निकालनी हो, जैसे अगर हमसे मुझसे संख्या निकालनी हो तो संख्या पहली कितनी होगी? 28 × 7। दूसरी संख्या कितनी होगी? 28 × 11। ऐसे ही करते हैं ना, 28 × 7, 28 × 11 कर दो, संख्याएं निकल गई। लेकिन अब योग करना, दोनों को जोड़िए, या तो सीधा सीधा कहिए अनुपाती पदों को जोड़ दो। 18 × 28 कर दीजिए। 18 अट्ठे कितना होता है? 144, कैरी 14। 18 दूना 36, 36 14 कितना होगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। 504 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। 504 आ तो रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, वेरी गुड। 504 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। सभी लोग मिलाते चलें, क्लियर करते चलें, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और देख लीजिए इस पर एक प्रश्न। तीन संख्याएं हैं 12, 9, 4 के अनुपात में हैं। मासापाप 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो, क्या होगा? उनका लासा पूछ रहा है, क्या होगा? हमसे तीन संख्याएं 12, 9 और 4 के अनुपात में दिया है। 12, 9, 4 में तीन संख्याएं 12, 9, 4 में दिया है। यह CF उनका मासा उनका 5 है। हमसे उनका लासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लासा। तो भाई लासा करना है तो आप पहले इन अनुपाती पदों का लासा कर लो। इनका लासा क्या होगा बताइए? इनका लासा 12 सबसे बड़ा है, 9 से कटेगा नहीं, 4 से कटा, हां 3 इसमें जाए, 12 3 36, लासा कितना होगा बताओ? 36। किसका? अनुपाती पदों का। मासा कितना है? 5 है। लिखो 36 × 5। 36 पंचे कितना होगा? 180। कितना हो रहा है? 180। 180 करेक्ट है ना? आ रही बात है समझ में? अच्छा, एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं, उसको करके बताइए। हमने कहा तीन संख्याएं 3:5:6 के अनुपात में है। 6 के अनुपात में है। 3:5:6 के अनुपात में है। मैंने कहा मासा 8 है। मासा 8 है। अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट करना सब लोग। संख्याएं बताइए और लासा बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिए सब लोग। तीन संख्याएं जी भगवान, कहां कहां की बातें हो रही हम समझ नहीं पा रहे। हम दूसरी दुनिया में चल रहे हैं, सब दूसरी दुनिया में चल रहे हैं। हाँ, गजब की बात है। चलो, मैंने क्या कहा? तीन संख्याएं 3, 5, 6 के अनुपात में है। मासा 8 है। संख्याएं पूछा है, लासा पूछा है, बोलो क्या होगा? संख्याएं पूछा है, लासा पूछा है, क्या होने वाला है? यस, सभी लोग बताइए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। शिवा मिश्रा 720, मासा लासा पूछा है। हाँ 240, 240, 240, 240, एलसीएम 240 है। 20, 24, 40, 48 संख्या दी है आप लोगों ने। चलिए संख्या की बात करिए। 3 × 8 करोगे, सही बात है 24 होगा। 5 × 8 करोगे, सही बात है 40 होगा। और 6 × 8 करोगे तो सही बात है 48 होगा। तो 24, 40, 48 क्या होगा? संख्याएं हो गई। ये करेक्ट है। अब लासा कितने लोगों ने किया? हाँ लासा देखिए, कुछ लोग हमें 720 भी बता रहे हैं। कुछ लोग 720 भी बता रहे हैं। 720 वालों का डाउट ये है कि आपने 3 × 5 × 6 किया होगा और × 8 किया होगा, यहीं से गलत हो जाता है। दरअसल आप ऐसे मत करो, आप इसको बिल्कुल मत फॉलो करिए। आप सोचिए एक अनुपात क्या है? 3:5:6। मैंने अभी इससे पहले कराया था। जो अनुपाती पद हो पहले उनका लासा करो। इनका लासा क्या होगा बताइए? 30 होगा। 30 होगा, करेक्ट है कि नहीं? 6 है, 3 तो खत्म हो गया, 6 पंचे 30। मासा कितना है? 8 है। अब सही में लासा जो होगा, सही में लासा अनुपाती पद का लासा 30 है। 30 × आप 8 कर दीजिए, 8 3 24। अगर 240 बताया तो एकदम सही है। 240 एकदम परफेक्ट है, राइट सोल्यूशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। चलिए आई बात है समझ में? यस, इस तरह के प्रश्न एकदम दिमाग में रखिए, सेट कर लीजिए, कंफ्यूजन ना होने पाए और सभी लोग आप लोग बता सके। ठीक है, चलिए एक कंडीशन होती है, मैं उस पर डिस्कशन कर लूं। हाँ समय है अभी 10-15 मिनट ना।
चलिए थोड़ा सा कुछ कंडीशन पर और डिस्कशन कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। सबसे पहली बात हमने कहा, यदि ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशन नोट कर लीजिएगा आप लोग, फैक्ट एक नोट करिएगा। यदि दो संख्याएं a तथा b है, a तथा b है, दो संख्याएं a तथा b हैं। मैं अब कुछ बातें बता रहा हूं, पॉइंट करो सब लोग। हमने कहा a इंटू बी बराबर ab का लासा गुणे ab का मासा। मतलब नियम होता है, हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, हाँ लासा चिपक रहा नहीं, सोच पढ़ो इसको, समझो। मैंने कहा दो संख्याएं अगर आपको दी गई हैं तो नियम हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत बताइए? सही कह रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप लोग क्लियर करिए। जैसे मान लीजिए मैंने दो संख्याएं लिखा, एक 8 और एक 12। चलिए एक मैच करा लेते हैं। आप लोग जानते हो इसका एलसीएम क्या होगा, बताओ? इसका एलसीएम होगा 24 और एचसीएफ कितना होगा, बोलो? एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ होगा 4। तो वेरीफाई कर लीजिए। हमने कहा 8 गुणे 12 संख्याओं का गुणनफल, 24 गुणे 4, देखिए ये भी 96 है, ये भी 96 है। तो लासा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आइए थोड़ा प्रश्नों पर देखा जाए कि कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में हमको फेस करने को मिलेंगे। आइए पढ़िए सभी लोग। दो संख्याओं का लासा 180 है, मासा 3 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। फटाक से सब लोग कमेंट कर दीजिए। लासा कितना दिया? लासा गुणे मासा हमने पढ़ा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना? 180। मासा कितना? 3। पहली संख्या 60, दूसरी संख्या बतानी है। बोलिए कितना? 60 से इसको डिवाइड करो 3 बार 3 का 3 से गुणा करो 9। आंसर कितना है? बोलिए 9। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, 9 इसका सही उत्तर होगा। आप सभी लोग करेक्ट कर रहे हैं। चलिए सही है ना? यस। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, चलो आगे देखिएगा। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा करिए। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया। आपकी बार तो सीधा सीधा कह दिया गुणनफल ही 375 है, संख्याओं की बात ही नहीं किया है। यस, हाँ। इनका मासा दिया है, लासा पूछ रहा है। हमने पढ़ा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा गुणे लासा। अब गुणनफल तो ऑलरेडी दे रखा है 375, बराबर मासा कितना है? 5 है। लासा निकालना है। आइए लासा निकाल देते हैं फटाक से। क्या दिक्कत है बोलिए? 5 से डिवाइड करो, 5 सते 35, 5 पचे 25। कितना आ गया? 75 आया। 75 आया ना? यस। हाँ। बारे आशीष, हाँ ये सब क्या जरूरत है आपको बताने की कि आपका ये सब? अरे हमको तो मैं कुछ लोगों को बड़े अच्छे नज़रों से देखता हूँ यार। मुझे नहीं पता है कि वो लोग भी इतनी शेर शायरी जानते हो। हाँ, मत देखो इतनी शेर शायरी, मत सुनो इस समय, ना सुनाओ किसी को। ये सब जा कर के जो है ना डिस्टर्ब कर देगा। ठीक, अभी केवल जो कर रहे हो वो कर लो भाई, समय बहुत है ये सब करने का जीवन में। चलिए, हाँ अरे आइए प्रश्न पढ़िए। दो संख्याओं का लासा 60 है, मासा 25 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ज्ञात करिए, फटाक से आंसर बताइए। प्रश्न पढ़िए, जल्दी बताइए। दो संख्याओं का लासा कितना दिया है? 60 है। मासा कितना दिया? 25 है। 25 है। पहली संख्या आपकी 20 है। दूसरी संख्या बताओ फटाक से, आंसर कितना होने वाला है? दूसरी संख्या जल्दी बताइए। कितना आया? 50, 75, 150, कितना आ रहा है भाई? चलिए अब आप देखो, कंफ्यूजन समझो। इसमें कंफ्यूजन क्या है? आपने क्या किया? लासा गुणे मासा,
लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा कितना है 60 है, मासा कितना है 25 है, पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या के लिए आपने कोशिश किया 20 तिया 60 किया, 25 तिया 75 किया, जैसे किया भाई गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, बिल्कुल गलत है 75 वाले। हाँ, इसको एकदम से काट लो अपना। भाई ये बताओ, आप लोग जानते हैं, इतने पढ़े लिखे हो, कि अगर हम दो संख्या दे दें और हम आपसे कह दें लासा निकालो, आपने निकाल के दिया 60, आपसे मैंने कहा मासा निकालो, आपने कहा 25। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, याद करो, कि जो मासा होता है दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, साथ साथ लासा को भी करता है। क्या 25 लासा को विभाजित कर पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है पेयर जिनका लासा 60 हो मासा 25 हो। समझ रहे हो? 25, क्योंकि मासा भी लासा को डिवाइड कर सकता है, तो यह पॉसिबल ही नहीं पेयर, ऐसा जोड़ा संभव ही नहीं है। अगर नहीं है भाई तो पॉसिबल नहीं है, पहली संख्या उसने पता नहीं कहां से दे दिया था, तो हम नहीं कर सकते। बता देना कि हमारे बस का नहीं है, हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात है, ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। इसको साफ साफ स्पष्ट कर दीजिए, नहीं कर पाऊंगा। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन लगाइएगा। इसको पढ़िए, दो संख्याओं का मासा, लासा 90 है, मासा 4 है, दूसरी संख्या 36 है, पहली संख्या बता दो क्या होगा। फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन कौन करने वाला है? हमने कहा लासा 90 है, मासा 4 है, पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। बताइए कौन करने वाला है? क्या आपका उत्तर क्या आ रहा है इसका? बोलिए। आपने कोशिश करी होगी तो हो सकता है कुछ लोगों का कहेंगे 4 9 36, 9 10 में 90, 10 बताओगे गलत हो जाएगा। कारण सेम है। क्या कारण है? मासा लासा को काट ही नहीं पाएगा। 4 से देखिए कहां 90 जा रहा है, और पहली संख्या क्या 36 को डिवाइड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए ना तो लासा की कैटेगरी सेट हो पा रही, ना मासा की कैटेगरी। तो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। पता चले आ गया और हम भाव में आंसर करते चले गए। इन सब बातों को बहुत क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा, गलत ना होने पाए, समझिएगा। समझ रहे हैं? बहुत ही क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा, जिससे कि आपका यह कंफर्म हो जाए और कोई दिक्कत यहां पर ना आने पाए। इसको एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा। समझ रहे हैं? यस। एक प्रश्न हम और आपको दे रहे हैं, इसको कंफर्म कर लीजिए, इसके बाद हम सेशन एंड कर देते हैं। ए और बी का महत्तम, देखो महत्तम समापवर्तक 7 है, मासा 7 है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या उनका लासा नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या उनका लासा नहीं हो सकती है? भाई जब मासा दो संख्याओं का 7 है तो लासा कौन कौन हो सकता है? वो सब लोग हो सकते हैं जो 7 से कट जाए, लेकिन वही नहीं हो सकता है जो 7 से ना कटे। तो मैं देखा 7 दूना 14, 7 एक के साथ 1 कट जाएगा 7 से, ये हो सकता है। इसको चेक किया, 7 एक के साथ 6 5, 7 9 63, 7 चौक ये भी कट जाएगा। इसको चेक किया 7 दूना 14, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 1 8, ये नहीं कटेगा। डी ऑप्शन छोड़कर बाकी सब के सब 7 से कट जाएंगे। इसलिए यह संख्या आपकी जो है लासा हो सकती है, बस केवल डी ऑप्शन लासा नहीं हो सकता है। तो डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। देखिए